नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे आरएस 2023। आरएस 2023 का नोटिफिकेशन आ गया था लगभग 1.5 महीने पहले और प्री में मात्र 50 दिन, आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो केवल 50 दिन शेष बचे हैं। तो आज हम बात करेंगे आरएस प्री के लिए 50 दिन की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका उद्देश्य केवल प्री एग्ज़ाम है, उसी को सेंटर्ड ये वीडियो होगा। प्री एग्ज़ाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, हमें प्री एग्ज़ाम में कैसे पढ़ना है, हमें प्री एग्ज़ाम को कैसे देना है और प्री एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस वीडियो में हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे पहली बार प्री दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो वो भी देख सकते हैं जो लंबे समय से प्री दे रहे हैं, लेकिन मुख्यतः हमारा उद्देश्य ये रहेगा जो पहली बार बच्चा प्री दे रहा है, जिसकी तैयारी अभी उतनी ठोस नहीं है, ऐसा उसे लगता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा जिसने आरएस की तैयारी करने का निर्णय लिया है वो इतना लापरवाह होगा कि नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहा होगा, वो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस को टारगेट करना है, तब जाकर हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। मैंने 2013 भर्ती दी थी जिसका रिजल्ट 2017 में आया था। उस साल पैटर्न चेंज हुआ था आरएस का, तब से लेकर के अब जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आरपीएससी ने एक पैटर्न को फॉलो किया है। आरपीएससी के साथ एक अच्छी चीज़ है कि इसके एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत प्रिडिक्टेबल है प्री। इसके बारे में जितने प्रश्न जिस खंड से हर साल पूछ रहा है वह उसी क्रम में पूछे जा रहे हैं। यानी 2013 में जो करंट अफेयर से लगभग जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उतने ही जो पिछली बार 2021 की प्री में लगभग उतनी संख्या में वो पूछे गए हैं। राशन आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन का जिस प्रोपोर्शन में पूछा जाता रहा है उतना ही पूछा जाता रहा है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं कि हमारी प्रीलिम्स हो जाए। हमें लगभग टारगेट करना है 85 से 95 मार्क्स के बीच में। अगर हम इतना मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो हम किसी भी कैटेगरी से हैं अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे और मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यानी कि हमें 85 से 95, हालांकि हमने स्लाइड में 100 मार्क्स लिखा है, अगर 100 मार्क्स आ जाएं तो बिल्कुल श्योर हैं, क्योंकि लेकिन आरपीएससी में लगभग देखा जाता है कि 85 से 95 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप लगभग श्योर हैं कि आपका प्री हो जाएगा और आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम हमें कैसे 85 से 85 मार्क्स, हमें 85 से 95 मार्क्स हमें कैसे लाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे कम मेहनत में सबसे ज़्यादा अंक दे सकता है आपको वो पोर्शन, और जो पढ़ने में बहुत आसान है और लगभग आपके 3 से 4 दिन 4 to 5 डेज की मेहनत आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है। वो पोर्शन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स 3 तरीके से राजस्थान में पूछे जाते हैं। पहला राजस्थान करंट अफेयर्स, दूसरा इंडियन करंट अफेयर्स, तीसरा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। या इंडियन करंट अफेयर्स के अंदर मैं पुरस्कार, कोई मुख्य इंडिया का व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इंडिया से निकलने वाली मुख्य रिपोर्ट, उन सबको शामिल कर रहा हूँ। करंट अफेयर से लगभग 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, लगभग 20 सवाल। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में कम मेहनत के साथ बस आपको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, वो चीज़ें दिमाग में स्टिक कर जाती हैं और आप प्रीलिम्स में आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, अब क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया, क्योंकि हमें 50 दिन में चीज़ें कंप्लीट करनी है तो हम अपने सोर्सेज बड़े सीमित रखेंगे। कम समय में अगर आपको कुछ करना है तो इसके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में कई सारी किताबें हैं, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन हर साल एक कुछ पब्लिकेशंस क्या है, कुछ इम्प्रूवमेंट करती है। हर पब्लिकेशन हर साल कुछ इम्प्रूवमेंट करता है। पिछले 1-2 साल में जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ, 1-2 किताबें हैं जो राजस्थान करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर कर रही हैं और उनसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम्स के अच्छे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। इस साल जो एक किताब आई है, मैं राजस्थान करंट अफेयर के लिए मेरा जो सुझाव है आपको, बाकी आप मार्केट में देखें कोई अच्छी किताब अगर आपको अच्छी लगे
तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी नानक पब्लिकेशन की एक राजस्थान करंट अफेयर्स की किताब आई है, ये अर्धवार्षिकांक है, यानी 6 महीने का करंट अफेयर है। इसमें है 1 जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर है इसमें। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि करंट अफेयर हमें कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है। 1 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है, तो आप 1 जनवरी से 1 अक्टूबर यानी 15 सितंबर तक का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इतने में आपका काम चल जाएगा। इसमें आपके लगभग 90 to 95% क्वेश्चंस आ जाएंगे। कभी कभी एक आध क्वेश्चन पिछले साल से भी आ जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में लगातार बना रहता है, इसलिए हो सकता है कि वो आपको लगे कि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन वो अभी भी रेलिवेंस है, इसलिए वो पूछ लेते हैं। तो मैं करंट अफेयर के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, तो उसमें आपको बताता हूँ। राजस्थान में अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप नानक पब्लिकेशन की करंट अफेयर की किताब मार्केट में आती है, जो जनवरी से जून तक का उसने करंट अफेयर दिया है। बहुत अच्छी किताब है। इसमें 165 पेजेस हैं। इसमें से अपने काम के अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत आप उसको देखोगे, लगभग 100 पेज अपने काम के हैं। एक सिटिंग में हम लगभग 50 पेज पढ़ते हैं, अगर एक्टिव रीडिंग कर रहे हैं उसको, मतलब समझ समझ के पढ़ रहे हैं। तो एक सिटिंग में अगर हम मान लीजिए 2 घंटे या 2.5 घंटे बैठते हैं, थोड़े थोड़े रेस्ट लेके, तो 50 पेज हम पढ़ सकते हैं। यानी हम 2 सिटिंग में, एक दिन में किताब के 100 पेज पढ़ के हमारा राजस्थान करंट अफेयर हो जाएगा। फिर उसको 2 दिन बाद, या कहते हैं स्पेस लर्निंग की वजह से हम मान लो उसको अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में रिवाइज करेंगे, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये तो राजस्थान करंट अफेयर आप नानक पब्लिकेशन किताब से पढ़ें। अब ये तो हुआ आपके जून तक का करंट अफेयर। अब समस्या आएगी जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 तक के, ये 2 महीने के करंट अफेयर्स, यानी ये 2.5 महीने करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों में पेपर छपना या उनका बनना शुरू होगा। तो हो सकता है एग्जामिनर ने इन्हीं दिनों कोई नई चीज़ सुनी और उसने पेपर में डाल दी हो। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए आप इन महीनों के अखबार लगातार पढ़ते रहें। यानी कि जुलाई का जो करंट अफेयर, अगस्त में जो भी मैगजीन आएगी, मंथली मैगजीन, कई सारी पब्लिकेशन मंथली मैगजीन निकालती है, तो जुलाई की, अगस्त की और सितंबर की मंथली मैगजीन किसी भी पब्लिकेशन की, आपको उसको फॉलो करना है और आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। जून तक के लिए तो आप एक ही किताब वार्षिकांक पढ़ लें। जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए मंथली मैगजीन जो आएगी उसको आपको पढ़ना है, या फिर यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिल जाते हैं जो आपको डेली करंट अफेयर जो भी राजस्थान का चल रहा है वो आपको बताएगा। तो ये आपकी राजस्थान करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि पूरे करंट अफेयर में लगभग 60% राजस्थान का करंट अफेयर आएगा, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसमें बहुत कम मेहनत लगती है, इसमें आपको समझना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है, थोड़ा सा उसको याद रखना है। और कई बार चीज़ें हमने पढ़ी होती है तो ऑप्शन देख के चीज़ें याद आ जाती है, और इसमें आपको लगभग चांसेज हैं कि आपको लगभग 100% जो पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन आ जाते हैं और लगभग ऐसे सही हो जाता है। तो ये हमारा राजस्थान का करंट अफेयर हो गया। फिर इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए नाथ पब्लिकेशन का वार्षिकांक आता है। नाथ पब्लिकेशन एक सीकर का पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। इसकी करंट अफेयर्स की किताबें बहुत अच्छी आती है। तो इसका आप चाहो तो इसका वार्षिकांक और अर्धवार्षिकांक फॉलो करें और उससे आप ये पढ़ें। इसमें मुख्यतः पुरस्कार, कोई मुख्य व्यक्ति, कोई नई खोजें, कोई मुख्य जो चर्चा में स्थान थे वो, उन सब के बारे में, कुछ इवेंट्स, कोई नए बिल आए हैं, कोई संशोधन हुआ है, ये सब चीज़ें आप इससे पढ़ेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये हमारे करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी आपको बताई। आप इसको फॉलो करें, आपको जरूर इससे फायदा होगा। अब हम अगले विषय पर आते हैं। दूसरा आपका पोर्शन है मैथ्स एंड रीजनिंग का। मैथ्स एंड रीजनिंग में जैसा आप प्री का सिलेबस देखेंगे उसमें 20 टॉपिक दे रखे हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, और लगभग इनका लेवल होता है आपके 10वीं से 12वीं के जो मैथ्स रीजनिंग के, 10वीं और 12वीं का बच्चा जो मैथ्स कर सकता है वो मैथ्स का लेवल होता है। तो इसको आप आराम से कोई भी एक प्रैक्टिस बुक लेकर पुराने क्वेश्चन जो आरपीएससी ने पूछे हैं, सिर्फ आरएस में ही नहीं, आरपीएससी ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में मैथ पूछती है, पटवारी के एग्जाम में मैथ पूछती है, अभी तो मुझे शायद 2 ही ध्यान आ रहे हैं, और उसके अलावा 1-2 और एग्जाम और इसमें आरपीएससी मैथ्स पूछती है। तो मार्केट में एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, क्वेश्चन बैंक, जिसमें आरपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जामों में जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आरपीएससी ने पूछे हैं या फिर अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे, उन सबका कलेक्शन टॉपिक वाइज होता है। आप वो बुक लें और उस बुक्स में जितने मैथ्स के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में जो मैथ्स है
उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व करें और उनके कॉन्सेप्ट पकड़ लें। उसी प्रकार रीजनिंग के सारे क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, प्लस कुछ एक रीजनिंग या मैथ्स की जो बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो प्रैक्टिस का खेल है। इसमें आपको जैसे एसएससी की तुलना, एसएससी में तो ये हो जाता है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कम समय में फास्ट वो चीज़ें करनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और कैलकुलेशन आपको ज़्यादा बड़ी करनी नहीं होती है तो आप ये आराम से निकाल ले जाओगे। तो ये 20 नंबर आपको लगभग 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं आप, क्योंकि ये हर टॉपिक से एक सवाल आता है और बहुत ही उसका मॉडरेशन लेवल होता है। कभी कभी एक आध सवाल होता है इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो तो सभी से नहीं होता, तो उसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपको अच्छे नंबर दे सकता है कम मेहनत में। तो मैथ्स एंड रीजनिंग आप अच्छे से करें। इसमें रीजनिंग तो बहुत आसान, आरपीएससी की रीजनिंग बहुत आसान आती है और बहुत ही प्रिडिक्टेबल होती है। हर साल जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि कथन आ जाते हैं, फिर उसकी कुछ पूर्व मान्यताएं आ जाती है, एजम्पशंस आ जाते हैं, ऐसे सवाल आरपीएससी खूब पूछती है, उनके फेवरेट टाइप है। या फिर कथन आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाता है, उसके नीचे कुछ तर्क दे दिए जाते हैं कि क्या ये तर्क, इसको एक असर्शन रीजनिंग आ जाती है कि क्या ये कथन है, इस कारण से इसको फुलफिल कर रहा है, इन दोनों में संबंध है तो कितना संबंध है, क्या ये कारण इसी कथन का है या नहीं है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो बहुत बेसिक रीजनिंग के सवाल हैं। ये आप दिशा पब्लिकेशन में जो टॉपिक वाइज रीजनिंग दे रखी है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना आप। मैं आपको दिशा पब्लिकेशन की किताब को क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि और भी कई है, क्योंकि मैंने इसी से किया इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी और कोई वजह नहीं है। सभी पब्लिकेशन अच्छे करते हैं, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ाई की इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। इसमें एक तो क्या है कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर हैं उन्हीं को आधार बनाकर लिखा है, उसके अलावा और किसी ने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए। और ज़्यादातर एग्जामिनेशन जो पेपर बना रहे हैं हमारे, ये वही लोग हैं जो बाकी बोर्डों में भी पेपर बना रहे हैं, क्योंकि लगभग मेरिटोरियस माइंड्स ऑफ राजस्थान है, वही लोग, उनका एक बोर्ड बना रखा होगा आरपीएससी ने और वही पेपर बनाते हैं। तो वो लोग जो दूसरे एग्जाम में पूछ रहे हैं उसी से मिलते जुलते इस एग्जाम में पूछते हैं, बस उसका लेवल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कोई एग्जाम बच्चों को एनालिटिकल अप्रोच उनसे अपेक्षा करता है, कुछ तथ्यात्मक करता है, तो उसी आधार पर, लेकिन क्वेश्चनों की प्रवृत्ति लगभग सेम रहती है। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप क्या करें, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको फॉलो करें। तो 20 नंबर के हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, 20 नंबर की हमने मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ ली, ये हो गए 40 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन तो आप 50 दिन की स्ट्रेटेजी में लगभग एक वीक भी नहीं लगेगा, आप एक वीक में ये चीज़ें कर सकते हो। ये 40 क्वेश्चन तो आपने कर लिए। 40 क्वेश्चन 150 का बहुत बड़ा होता है, 40 को मल्टीप्लाई करें आप 1 × 1.33, तो अभी आप अपने मंजिल के काफ़ी निकट आ गए। चलो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि जो हमें प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करने वाला है, जो बहुत, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और जो हमें कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट दे सकता है प्री के अंदर, वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो हम केवल उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो पहली बार प्री दे रहे हैं और जिन्होंने अभी आज से पहले कभी प्री नहीं दिया, जो जिनके पास 50 दिन बचे हैं, जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी शुरू नहीं की और कम मेहनत में जो अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो अभी इस वक्त अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान जो ऑफिशियली पब्लिश्ड होता है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कठिन भी लगे, पहली बार समझ भी नहीं आए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट होती है। तो इसकी बजाय आप इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान, मार्केट में कई सारी रिनाउंड कोचिंग्स हैं, आप सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उन रिनाउंड कोचिंग्स ने इनका एक ब्रीफ इकोनॉमिक सर्वे मार्केट में हिंदी और इंग्लिश में निकाला हुआ होता है। आप जानते हैं मेरी बात, आप चाहें तो उसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो लगभग उन्होंने 40 से 50 पेज के अंदर इकोनॉमिक सर्वे को उन्होंने सिंथेसाइज करके बना रखा है। तो आप एक तो उसकी हेल्प लें, प्लस यूट्यूब पे एक अच्छा छोटा, नाम नहीं कह सकते, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन एक यूट्यूब चैनल है, उसके वीडियोस हैं इकोनॉमिक सर्वे पे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान पे। आप या तो ये ले लें किसी भी पब्लिकेशन का, या फिर आप इस चैनल पे जाकर राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस जो उन्होंने बनाए हैं वो देख लें। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों देख लें, नहीं कर पाए हैं तो आप ये कर लें या ये कर लें, लेकिन आप उसको करें ज़रूर, क्योंकि बहुत
जरूरी है आपके मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये आपको लगभग यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान से 10 से 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से होंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान कैसे, इसकी मुख्य अप्रोच ये होती है कि या तो इससे आपको पूछा जाता है राजस्थान की प्रमुख नीतियां। इस एग्जाम में तो नीतियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीतियां कब घोषित की उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर। तो एक तो इनकी नीतियों की तिथियां याद करना, आप कब शुरू हुई, किस साल हुई। फिर मुख्य मुख्य उसके बारे में, जैसे सोलर पॉलिसी है, हमारी एम सेंड पॉलिसी है, या फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई नई पॉलिसी बनाई है राजस्थान गवर्नमेंट ने, पर्यटन की कोई नीति बनाई है, या फिर कोई नई गवर्नमेंट जैसे कि हमारी रिप्स बनाई है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है। जिस भी पॉलिसियाँ कब घोषित हुई, एक तो उनकी तिथियाँ और किस साल हुई, कौन से महीने हुई, ये आपको याद करना है। इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान में प्रमुख योजनाएं इसके अंदर आ जाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे में राजस्थान की जो लगभग 30 से ऊपर फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को अच्छे से पढ़ना है। लगभग योजनाओं के क्वेश्चन 29+ योजनाओं से हो जाते हैं, जैसे कि सिलिकोसिस है, जैसे कि निरोगी राजस्थान है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस प्रकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं के क्वेश्चन यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान से हो जाएंगे। फिर इसके अलावा राजस्थान के कुछ प्रमुख आंकड़े, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का पहला और दूसरा चैप्टर होता है, जो कि राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य नाम से जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। वो पहला पेज ही होता है, वो जो आप ये मार्केट से जो किताब लेके आओगे ना किसी भी कोचिंग की, पहला पेज लिखा होगा राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य, जिसके अंदर राजस्थान की स्टेट जीडीपी कितनी है, इसमें कितने का वृद्धि हुई, पिछले 2 सालों की क्या प्रवृत्ति है स्टेट जीडीपी में। फिर उसके अलावा राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पिछले साल से इस साल क्या हुआ। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री का कितना प्रतिशत योगदान है राजस्थान की जीडीपी में, एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, विद्युत क्षेत्र का कितना योगदान है। ये सब चीज़ें जो आंकड़े हैं, इनका मोटा मोटा आपको अंदाजा रहना चाहिए। प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में कि राजस्थान में महिला जोतों की संख्या कितनी है, कि मतलब वीमेन लैंड होल्डर्स की संख्या पूछ ली थी उन्होंने। तो इस प्रकार के तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, ये आप अगर पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में सीधा सीधा लिखा होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा घुमा के नहीं पूछते। इकोनॉमिक सर्वे से सीधी सीधी लाइन उठती हैं स्टेटमेंट में और उसका आंसर हो जाता है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ें, इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन का फायदा होगा प्रीलिम्स में। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो गए हमारे, 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के हो गए हमारे, और 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान के हो गए। मैथ्स रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान के हो गए। अब हम अगले सेगमेंट पे आ जाते हैं। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़रूरी भी है, वो है राजस्थान की ज्योग्राफी। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमी, ये दोनों आपस में बहुत जुड़ी हुई है। वैसे तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों भी आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, पर कई बार कई लोग कई क्वेश्चंस होते हैं जिनको ज्योग्राफी से मान लेते हैं, कुछ सवाल उनको इकोनॉमी से मान लेते हैं। तो मैं लेकिन यहाँ राजस्थान की ज्योग्राफी में ही मानूंगा कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में आते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी से पिछले साल लगभग 20 सवाल पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे गए थे। राजस्थान की ज्योग्राफी को हम 2-3 पार्ट्स में बांटते हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और एक राजस्थान की सोशल ज्योग्राफी, एक राजस्थान की इकोनॉमिक ज्योग्राफी। राजस्थान की फिजिकल ज्योग्राफी में राजस्थान के पर्वत, पठार, नदियाँ, दर्रे, राजस्थान की जलवायु, हालांकि मृदा सिलेबस में दे नहीं रखा लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि मेंस में कई बार पूछ लिया है। उसके अलावा राजस्थान की वनस्पति, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं जो फिजिकल में आते हैं। हालांकि अगर आपको हम स्ट्रेटेजी पढ़ा रहे होते कि लगभग 100 दिन में कैसे किया जाए, तो मैं आपको अलग बुक सजेस्ट करता, तो मैं आपको बताता कोई अच्छी टेक्स्ट बुक जैसे कि हरिमोहन सक्सेना की किताब या कोई भल्ला की किताब। लेकिन अब चूँकि हमारे पास 50 दिन ही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आजकल में पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो कम समय में आप कैसे राजस्थान को टैकल करें कि आपको कम मेहनत करनी पड़े,
और आपको अच्छे नंबर इस पोर्शन से मिल जाए, तो इसके लिए आप सिखवाल की मानचित्रावली आती है मार्केट में, उसको फॉलो करें। एक तथ्यात्मक किताब है जिसमें राजस्थान का मैप बना होगा, उसमें अलग अलग ज़िलों की विशेषताएं बता दी। जैसे वनस्पति है तो कुछ ज़िलों में, पश्चिमी ज़िलों में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। जैसे जलवायु है तो थॉर्नथ्वेट की या ट्रिवार्था का जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में कैसा है। प्रमुख पर्वत पठारों की लोकेशंस उसमें बता देंगे कहाँ पर क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर सवाल ज़्यादा रह जाते हैं। कई सारे पठार आपको एक तरफ दे देंगे, कुछ जगह बता देंगे, तो बता देंगे कहाँ पर पाया जाता है। ये तो एक फैक्चुअल किताब है। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से करना है तो ये टॉपिक आप हरि मोहन सक्सेना की किताब है हिंदी ग्रंथ अकेदमी की, उससे भी पढ़ लें। थोड़ी सी मोटी किताब है, लेकिन टॉपिक वाइज किताब को आप जैसे जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है बस वो टॉपिक आप पढ़ते रहें, तो उससे एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उस किताब को पढ़ने के बाद अगर आप सिखवाल पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ भी आने लगेंगी। तो इसमें आप एक हरिवंश सक्सेना की किताब को फॉलो कर लें। हालांकि मेंस में भी हेल्पफुल रहती है, थोड़ी सी मोटी किताब है क्योंकि, लेकिन इसका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आपको ये किताब पढ़ लें तो शायद फ़ायदा ही रहेगा। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, इसको और इसको पढ़ने पर आपको ये दोनों पोर्शन भी कवर हो जाएंगे। हालांकि इन पर हम अब अलग से आएंगे। अब राजस्थान की जो सोशल ज्योग्राफी है उसके अंदर राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान के कुछ सोशल इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो वो आपको सीधा सीधा हरिवंश सक्सेना की किताब में आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। आप सिलेबस देखना और उसको उस किताब के इंडेक्स में देखना, उस इंडेक्स में जो दे रखा आप उसको वहाँ से पढ़ लेना। फिर राजस्थान की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजस्थान की प्रमुख इंडस्ट्री कौन सी हैं इंडस्ट्रीज़, फिर राजस्थान के अंदर कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, या फिर ऊर्जा संसाधन, इकोनॉमिक पॉलिसी को इकोनॉमिक सर्वे में हो जाएगी तो ऊर्जा संसाधन, ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे। एक मैं आपको और थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में राजस्थान की नदियाँ पढ़े ना, इसमें मैं नदियाँ नहीं लिखा, जब प्रमुख नदियाँ पढ़े, नदियाँ या नहरें, तो नदियों या नहरों पर जो प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बड़े हैं उनको इससे जोड़कर पढ़ना, क्योंकि कई बार वो दोनों को मिक्स करके सवाल पूछ लेता है। जैसे मान लो चंबल नदी है या फिर कोई माही नदी है, किसी नदी के ऊपर कोई विद्युत परियोजना भी है, तो कितने मेगावाट की है, कितने मेगावाट की है, कौन से राज्यों को उसका उससे विद्युत प्राप्त हो रही है, या राजस्थान के कौन से ज़िले में उस विद्युत परियोजना से विद्युत आ रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, राजस्थान की ज्योग्राफी आपको सिखवाल पब्लिकेशन की किताब से पढ़नी है और हरि मोहन सक्सेना की बुक से पढ़नी है। हरिवंश सक्सेना की किताब पूरी नहीं पढ़नी है आपको, इसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी सिखवाल को आप फॉलो करना। कम समय में यही कर पाएंगे आप। अगर ज़्यादा करने के चक्कर में पड़ गए तो हो सकता है कि कई सारी चीज़ें छूट जाएँ, क्योंकि हमें 50 दिन की स्ट्रेटेजी आपको बताऊँ, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है कि कई लोग ये कहेंगे ये तो बचकानी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन ये कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा करने के चक्कर में जो हाथ में आ रहा है वो भी छोड़ देते हैं। इसको कई जो हमारे साथी हैं जो सेलेक्टेड होते हैं, हर साल इंटरव्यू देते हैं, कई अच्छी पोस्ट के लिए दोबारा तैयारी कर रहे हैं, वो सब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। मैं उनसे बात भी की, ये लगभग टॉपर्स इसी स्ट्रेटेजी को स्मार्टली अगर पढ़ोगे तो आपको ये हो जाएगा। बस आपको पुराने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो मुझे ये चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है, ये थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे तो ज्योग्राफी में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब 20 नंबर का राजस्थान का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इन दिनों राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के जो सवाल आ रहे हैं वो बिल्कुल आसान और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में हो सकता है कई बार बहुत गहरे या अंदरूनी तथ्य पूछ, लेकिन आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की लगभग आप किसी भी किताब से पढ़ लें आप करने की स्थिति में होते हैं। कोई बहुत ही एक आधा सवाल हो सकता है जो आपको नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की हिस्ट्री बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको फॉलो करनी है तो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनको, राजस्थान बोर्ड की नई किताबें जो इन दिनों आई है राजस्थान बोर्ड की, कक्षा 9 और 10 की दो किताबें, 9 और 10 में राजस्थान बोर्ड ने नई किताबें लगाई,
पुरानी किताबें भी अच्छी हैं, पर नई किताबें आप पढ़ेंगे थोड़ी कम लिखी हुई हैं, छोटी हैं, इसलिए पढ़ने में आसानी रहेगी। कक्षा 9 और 10 की राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पे और राजस्थान की हिस्ट्री पे। ये आप मार्केट में ले आना, पतली पतली किताबें, आराम से आप इसको 2 दिन में पढ़ सकते हैं और 2 दिन बाद इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की एक तो आप ये पढ़ें, राजस्थान बोर्ड की किताबें। और दूसरा आपको पढ़ना है इसमें दिशा पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक, दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक। इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता, जैसे आपने राजस्थान बोर्ड की किताब से पढ़ा राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन, ये आपने राजस्थान बोर्ड की किताब से पढ़ लिया, पर कौन सा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, उसका स्वतंत्रता आंदोलन से उसके साथ क्या संबंध था, उसका नेतृत्व में किन किन लोगों का योगदान था, उस प्रजामंडल में कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन आपने उस बुक से ले ली। फिर आप राजस्थान के दिशा पब्लिशिंग क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे, इंडेक्स में देखेंगे राजस्थान प्रजामंडल का टॉपिक, उसमें राजस्थान के प्रजामंडल पे हर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आरपीएससी ने या अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं। मैक्स लगभग इस किताब से पढ़े हुए 40 से 50% क्वेश्चंस तो आप इस कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक्स जो बीए में या एमए में चलती हैं उनसे भी आते हैं। क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं है, तो आप क्या करना, वो क्वेश्चन पढ़ लेना, उनके नीचे जो आंसर के नीचे उसका सॉल्यूशन दे रखा होगा, एक्सप्लेनेशन। मान लो आपने जयपुर प्रजामंडल पढ़ा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने 4 तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़ी, 4 इन्फॉर्मेशन पढ़ी, लेकिन वहाँ पर जयपुर प्रजामंडल में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलता, लेकिन हम एलिमिनेट करने में वो इन्फॉर्मेशन यूज हो जाएगी और आप वो क्वेश्चन कर लोगे, तो आप कम मेहनत करके जयपुर प्रजामंडल को कर लोगे, बजाय कोई किताब पढ़ने के। आपने वो क्वेश्चन बैंक से वो टॉपिक पढ़ लिया, उसके सॉल्यूशन पढ़ लिए, उसको कर लिया और ये बुक पढ़ ली, तो आपका काम हो जाएगा। आपको ऐसे बाकी टॉपिक में ये करना है कि जैसे राजस्थान बोर्ड की किताबों से आपने वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर दिशा पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक से वो टॉपिक पढ़ा। जैसे मान लो आप मारवाड़ पढ़ रहे हैं, आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं या मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मारवाड़ और मेवाड़ के बारे में राजस्थान बोर्ड में लगभग 4 या 5 पेज ही दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ के ऊपर लगभग उन्होंने 80 क्वेश्चन दे रखे हैं। मारवाड़ पे जितने भी हैं उन 80 क्वेश्चन के नीचे इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन पढ़ लोगे, इतना पढ़ लोगे ना, तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर पे पहुंच जाओगे। कि हो सकता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मैंने पढ़ा, ये तो नहीं है, ये हो सकता है, ये संभावना है, ऐसा करके एलिमिनेशन। क्योंकि एलिमिनेशन के बारे में पवन जी आपको बताएंगे एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, यूपीएससी में कैसे बच्चे उसका प्रयोग करके अच्छे मार्क्स प्रीलिम्स में ले आते हैं। हालांकि आजकल यूपीएससी ने उसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया है एलिमिनेशन टेक्निक पे, खैर वो अलग विषय है। तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री के लिए मैंने आपको जो बताया, अब आर्ट एंड कल्चर भी हालांकि राजस्थान बोर्ड की किताब से हो जाएगा, और आप वो दिशा पब्लिकेशन की जो किताब है उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन करना है, तो जो सिखवाल की किताब आपने राजस्थान ज्योग्राफी के लिए पढ़ी थी ना, उसी किताब में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी है, जो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। लगभग 10 से 12 पेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल उन्होंने करेक्ट उसका दे रखा है। आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री से सवाल खूब पूछते हैं, क्योंकि राजस्थान का आरएस एग्ज़ाम इतना पॉपुलर एग्ज़ाम है कि यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी सिविल सेवा की, वो भी आरएस एग्ज़ाम को देने लग गए थे कई सालों से। तो क्योंकि राजस्थान के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, इसलिए राजस्थान का पोर्शन थोड़ा गहराई से पूछने लग गई आरपीएससी। इसलिए आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री आप हो सके तो एक बार सिखवाल पब्लिकेशन से उसके जो तथ्य हैं एक बार वो भी आप पढ़ लें। तो अब अगले सेगमेंट पे आ जाते हैं, राजस्थान की पॉलिटी। ये पोर्शन आजकल लोगों को खूब परेशान कर रहा है, इससे बड़े ऊट पटांग से सवाल पूछ लेते हैं। तो ऊट पटांग सवालों के लिए तो खैर कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे 50 दिन में। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 सोर्स बताता हूँ, आप उसको फॉलो करें तो आप
ठीक ठाक नंबर इसमें ला सकते। राजस्थान पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चंस पूछती है आरपीएससी। आपको अच्छा वेटेज देगा, इसमें मेहनत भी कम करनी है। राजस्थान पॉलिटी का सोर्स नंबर 1, जितनी भी वेबसाइट्स हैं किसकी, विधानसभा की, विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट, लोकसभा की वेबसाइट, राज्यसभा की वेबसाइट, महिला आयोग, राजस्थान महिला आयोग की वेबसाइट, राजस्थान सूचना आयोग की वेबसाइट, राजस्थान महिला आयोग की वेबसाइट, राजस्थान सूचना आयोग की वेबसाइट, राजस्थान उपभोक्ता मामलों की वेबसाइट, जो टॉपिक आपको सिलेबस में दे रखा है उससे जुड़ी हुई एजेंसी की वेबसाइट। और उसके ऊपर सेक्शन में जाओगे आप, यहाँ लिखा होता है होम, फिर लिखा होता है अबाउट मी। आप इंटरनेट पे इसको पढ़ें, इससे आपको बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे आरपीएससी की वेबसाइट, जिसमें आरपीएससी की स्थापना कब हुई, कौन कौन मेंबर रहा, कौन कौन आईपीएस इसका मेंबर रहा, कौन आईएएस इसका मेंबर रहा, कोई बड़ा पॉलिटिकल आदमी जुड़ा हुआ तो वो आ जाएगा। विधानसभा वेबसाइट में कोई एमएलएज के बारे में, जो कोई राज्यपाल रहे किसी स्टेट के, कौन कौन राज्यपाल रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी में एक तो हमें वेबसाइट्स फॉलो करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट्स, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में, कब उसकी स्थापना हुई, कौन कौन उसमें लोग रहे हैं उनके बारे में। या तो आप ये कर लें, वैसे तो मैं चाहता हूँ आप ये करें, क्योंकि कई बार इन्फॉर्मेशन बुक्स के अंदर नहीं होती, कई बार क्योंकि पेपर सेटर हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन बनाता है। दूसरा है एक राहुल चौधरी हैं, उनकी किताब आती है राहुल चौधरी की, ज्ञान वितान पब्लिकेशन है, कोई ज्ञान वितान पब्लिकेशन की राहुल चौधरी जी की किताब है, राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था एक किताब आती है ज्ञान वितान पब्लिकेशन की, राहुल चौधरी जी की। ये बहुत ही अच्छी किताब है राजस्थान की पॉलिटी के लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये तथ्यात्मक रूप से लिखी गई है, जो इन्फॉर्मेशन आप इन वेबसाइट्स पे ढूंढ रहे होंगे वो इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने कलेक्ट करके एक ही किताब में लिखी है। इन दिनों काफ़ी पॉपुलर भी है और बहुत अच्छी किताब, आप इसको फॉलो करें तो आपका ये राजस्थान पॉलिटी के जो कई ऊट पटांग सवाल आते हैं वो आपके लगभग इससे हो जाएंगे। अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहे तो फिर किसी से नहीं होंगे, क्योंकि वो आदमी क्या क्या पढ़ेगा उसके लिए। तो आप इन 2 चीज़ों को फॉलो करें राजस्थान पॉलिटी के लिए। अब एक सेगमेंट और है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस पूछती रहती है, वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से आरपीएससी सवाल पूछती है, वो ज़्यादातर संकल्पनात्मक सवाल ज़्यादा पूछती है, यानी कॉन्सेप्चुअल सवाल इकोनॉमी से पूछती है। कुछ थोड़े बहुत तथ्य भी होते हैं, पर ज़्यादातर जैसे इन्फ्लेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, जीडीपी का सवाल पूछ लिया, या फिर बजट से संबंधित सवाल पूछ लिया। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिनके कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, उस तरह के सवाल पूछती है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ें, एक किताब आती है समसामयिक घटना चक्र की क्वेश्चन बैंक, समसामयिक घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक, इसका क्वेश्चन बैंक आता है। ये क्वेश्चन बैंक बिल्कुल जैसे आपको दिशा पब्लिकेशन मैंने राजस्थान के लिए सजेस्ट की, उसमें क्या होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, उसका आंसर उसके नीचे, फिर उसका पूरा सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड कुछ उसके आसपास से जो भी जुड़ा हुई चीज़ें हैं, उसके कई सारे तथ्य या उसके कॉन्सेप्ट वगैरह, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है ये, आपको दे रखा। जैसे मान लीजिए सिलेबस में हमें इन्फ्लेशन दे रखा है, तो इन्फ्लेशन से जितने क्वेश्चन पिछली पीसीएस ने पूछे हैं, घटना चक्र के अंदर आरपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या आईएएस है, उन सब के जो भी सवाल होते हैं उन सबका कलेक्शन होता है और उसके नीचे सॉल्यूशन दिया होता है। इसका लेटेस्ट एडिशन खरीदना, ताकि आपको थोड़ा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ चेंज भी हुआ हो तो। आप जब मार्केट में जाएँ तो उसका लेटेस्ट एडिशन ही खरीदना, हर साल ये रिवाइज होता है, अब तो आ गया होगा नया। तो समसामयिक घटना चक्र से आपकी इकोनॉमी के जो आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस से वो टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, उसका सॉल्यूशन पढ़ना है, उसका छोटा सा नोट्स बना लेना अगर आपको समय मिले तो, या उसको बार बार रिवाइज कर लेना, आपको ये करना है। फिर इसके अलावा राजस्थान में, इंडिया में कोई नई इंडेक्सेस से सवाल आते रहते हैं। मान लो कि इंडेक्सेस किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से इंडेक्स निकालता है? वर्ल्ड बैंक कौन कौन से इंडेक्सेस निकालता है? आईएमएफ कौन कौन से इंडेक्सेस निकालता है? ये आप इंटरनेट का प्रयोग करना, गूगल में डालना, आपको मिल जाएगा कौन कौन से निकलता है। इन इंडेक्सेस में इंडिया की कौन सी रैंक चल रही है? जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स चल रहा है तो उसमें क्या है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंडेक्स चल रहा है उसमें कौन सा चल रहा है, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन कौन से इंडेक्सेस निकाल रहा है, हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है इंडिया का। कुछ इंडेक्सेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें क्या इंडिया की रैंकिंग चल रही है, कौन निकालता है। तो ये प्रकार के आप इंडेक्सेस के बारे में पढ़ना, क्योंकि सिलेबस में भी दे रखा है तो इसको आपको पढ़ना है। इसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेना। स्मार्टली अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन हो गया। ऑप्शन जो रह गया है वो रह गया है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अलावा ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। कुछ पोर्शन रह गया है साइंस का और टेक्नोलॉजी का। साइंस में मैं इन्वायरमेंट को भी जोड़ रहा हूँ। ये पोर्शन रह गया हमारा। हिस्ट्री बहुत वास्ट है और 50 दिन में अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसको एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, उसके कुछ छोटे नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी। 2-3 बार पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से वो अभी सही और स्मार्ट निर्णय नहीं होगा कि आप उसके लिए कोई टेक्स्ट बुक पढ़ें। इसके लिए आप जाएं हिस्ट्री के लिए, हालांकि बड़ी विवादित किताब है, कई लोग मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं। लूसेंट जीके ये किताब आती है, एसएससी वगैरह में तो बहुत पॉपुलर होती है। स्टेट पीसीएस में लोग उसको बड़ी हिकारत की नज़र से देखते हैं कि लूसेंट जीके पढ़ के कोई आरएस थोड़ी बन सकता है। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, किताब बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये एनसीईआरटी के जो प्रमुख तथ्य हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। उसके अलावा रिसेंट जितने भी पॉपुलर एग्जाम हैं जिसके अंदर जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसको एक ऐसे 1 लाइनर फॉर्म में लिखा होता है, वो एक इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको उससे रिलेटेड। प्लस जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट उन सबकी टेबल बना के एक ही जगह पर कंसाइज फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके टेबल्स में दे रखी होती है। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अब तक के जितने अधिवेशन हुए उन सबको उसकी एक टेबल बना दी, कौन सा अधिवेशन किस साल हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, और उस अधिवेशन में क्या मुख्य बात हुई। अब इसको अगर आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ लोगे तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन ये इसने एक ही टेबल में सब कुछ बता दिया। सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान कौन कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं छपी, किस व्यक्ति ने किसी संस्था का गठन किया, किस वर्ष गठन किया, क्योंकि आरपीसी में तथ्यात्मक सवाल आते हैं। ये इसकी एक टेबल आपको लूसेंट जी के मिल जाएगी। उसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई वो किस क्रम में हुई। कई बार सवाल आ जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में, उसका एक सीक्वेंस पूछ लेता है। तो घटनाओं के बारे में उनकी प्रमुख सन बता देगी ये किताब। तो ये हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा सवाल आते हैं और एंशिएंट और मेडिएवल पे लगभग कम आते हैं, तो आप मॉडर्न के लिए और एंशिएंट मेडिएवल के लिए ज़्यादा किताबें पढ़ने की बजाय लूसेंट को फॉलो करें। इससे ये होगा कि आपको, मान लो आपने खूब सारी मेहनत की, अच्छी किताबें पढ़ी, आपने उसमें खूब सारा समय लगा दिया, लेकिन फिर भी आपने सवाल गलत कर दिए। यहाँ आपने कम मेहनत की लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सवाल आपसे नहीं बन पाया, लेकिन आपने वो जो बचा हुआ समय जो ज़्यादा अच्छे अंक दे रहा था आपको, आपने वहाँ इन्वेस्ट करके वो नंबर वहाँ से ले लिए। मैथ्स रीजनिंग की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके वहाँ 20 में से 20 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ आपने 10 दिन इसी में ख़राब कर दिए थे एनसीईआरटी की किताब पढ़ने में। तो इसको आप स्मार्टली पढ़ें, लूसेंट जीके को आप अच्छे से पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लगभग 50 to 60% क्वेश्चन आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मेरा मतलब एलिमिनेट करके या थोड़ा लॉजिक लगा के आप कर लोगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इसके लिए आपको सिलेबस जो है, हमारा जो सिलेबस दे रखा है उसको फॉलो करना। उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं जैसे इंडिया की प्रमुख नदियाँ, इंडिया के प्रमुख पठार, इंडिया के दर्रे, ये सब लूसेंट जी के, इसके लिए भी आपको मैं लूसेंट जी के ही बोलूँगा कि लूसेंट जी के को फॉलो करें। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक दे रखे हैं, प्लस में आपको जनसंख्या के आंकड़े जरूर पढ़ने हैं इंडिया के। ये आपको इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पे डाल लेना, इंडिया की जनसंख्या पे जो भी आंकड़े दे रखे हैं प्रमुख प्रमुख आंकड़े, उसको आप देख लेना। इंडिया की जो प्रमुख फसलें हैं, फसलों को अच्छे से पढ़ लेना।
उन फसलों के लिए, उन फसलों की कोई नई किस्में आ गई है मार्केट में, उन किस्मों के बारे में कई बार सवाल पूछ लेता है कि ये किस्म किस फसल की है, इस तरह के सवाल पूछ लेता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं, 2-3 नदियाँ दे देगा कौन से कंट्री से रिलेटेड हैं, 2-3 इंडस्ट्रीज़ के नाम दे देगा, जगह बता देगा किस जगह पर ये इंडस्ट्री है लोकेट, इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। प्रमुख पठार बता देगा, ये पठार कौन सी कंट्री का है, इस तरह का। तो इसके लिए भी आप ज़्यादा किताबें पढ़ने की बजाय लूसेंट जीके को फॉलो करना, फ़ायदे में रहोगे, कम मेहनत में आपको अच्छे नंबर देगा। इसके भी लगभग आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर इसमें मान लो इंडियन ज्योग्राफी से पिछली बार दोनों मिला के 8 ही सवाल आए थे, जिसमें से लगभग 4 क्वेश्चन इंडिया के थे और 4 रिवर्ड के थे। तो 8 में से मान के चलो आप 5 से 6 सवाल कर लोगे आप लूसेंट जीके से। और ये इसके लिए आपको दिन कितने लगेंगे ये दोनों पढ़ने में, ये एक दिन में बैठ के पढ़ सकते हो आप। कितने पेजेज हैं? 15 से 18 पेज में तो इंडिया है और 10 से 12 पेज की वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो बहुत कम मेहनत में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सब की एनसीईआरटी पढ़ना अभी तो पॉसिबल नहीं है। इसकी बजाय इन सब की आप, जो मैंने आपको बताई लूसेंट जीके, उससे आपको ये पोर्शन पढ़ना है। उसमें बायो का पोर्शन लूसेंट जीके का बहुत अच्छा है। हालांकि लूसेंट जीके के अलावा एक लूसेंट साइंस आती है, लूसेंट की साइंस, स्पेशली साइंस ही आती है। लूसेंट जीके में थोड़ा कम साइंस का पोर्शन है, क्योंकि उसके अंदर बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी भी है। और लूसेंट साइंस सिर्फ साइंस को डेडिकेटेड है। बाकी मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा लूसेंट साइंस लेना आप, और जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लेना। बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से आप इससे पढ़ना, बायोलॉजी के सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे आपके, जो बेसिक आते हैं हमारे। जैसे मान लो प्रजनन तंत्र से सवाल आ रहा है, पोषण से संबंधित सवाल आ रहा है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे कोई सवाल आ रहा है, तो वो लूसेंट साइंस से आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आते हैं, सिंपल होते हैं, वो आराम से आप कर लोगे लूसेंट साइंस से। प्लस इसमें कुछ इन्वायरमेंट का भी पोर्शन दे रखा है लूसेंट साइंस में। प्रमुख ट्रीटीज कब हुई, उसकी प्रमुख क्या विशेषताएं थी, थोड़ी बहुत इसमें से आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। ये हो गया हमारा साइंस का पोर्शन। अब आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन कहाँ से करना है। इसके लिए आपको सिंपल बता रहा हूँ, इंटरनेट का इस्तेमाल करना। जो टॉपिक दे रखा है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी दे रखा है, तो आप लिखना नैनो टेक्नोलॉजी, गूगल में जाना, उसके साथ में लिख देना यूपीएससी। आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, किसी भी वेबसाइट पे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेना। फिर वैसे ही आपको जैसे बायोटेक है तो बायोटेक डालना गूगल में, उसके आगे यूपीएससी लिखना। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स पे उन्होंने बायोटेक के लिए, प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे एक पेज पे लगभग आपको से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने का अभी आपके पास समय नहीं है। अगर आप कर सको तो किसी भी रिनाउंड कोचिंग के टेक्नोलॉजी के नोट्स ले आना और उसको आप फॉलो करके आप पढ़ लेना। लेकिन पहले आप ये करना, आप जैसे, और इसको आपको डेडिकेटेड, जैसे मान लो आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, किसी पार्क में घूमने चले गए, वहाँ मोबाइल उठाया, आपने नैनो टेक्नोलॉजी सिलेबस देखा, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ लिया, पर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ लिया, ऐसे गूगल करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी कभी, जैसे सवाल नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया, नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कारक कौन है, कौन इसका जनक है, इस तरह के सवाल आते हैं आरपीएससी में। या फिर नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं, नैनो स्केल क्या होता है, इस तरह के सवाल आते हैं फैक्चुअल। या आपको किसी भी वेबसाइट पे जो यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट है उन पर मिल जाएंगे। इसके लिए अभी बुक्स पढ़ना मेरे हिसाब से अभी स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं होगी। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई है। लगभग सभी सेक्शन के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया आपको क्या पढ़ना है, जिसकी वजह से हम 50 दिन के अंदर अपना फ्री कर सकते हैं। हालांकि आपको लग रहा हो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप करने लगोगे और डिसिप्लिन होकर आप करोगे, इसके लिए मिनिमम आपको रोज़ लगभग 8 से 10 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। दिन का कुछ पोर्शन आपको रिवीजन के लिए देना ही देना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ये आराम से सिलेबस हो जाएगा 50 दिन के अंदर और आप प्री में अच्छा कर लोगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चर्चा की उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या की। सबसे पहले मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, लगभग 18 से 20 सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं। इसको आपको राजस्थान करंट अफेयर नानक पब्लिकेशन से पढ़ लेना या नाथ पब्लिकेशन से पढ़ लेना, इन दोनों किताबों को फॉलो पढ़ना। ये नानक पब्लिकेशन राजस्थान जीके के लिए है, नाथ पब्लिकेशन इंडिया और वर्ल्ड के लिए है।
ये दोनों आपको जून तक के लिए, नानक पब्लिकेशन आपको जून तक के लिए मिलेगी। आपको जुलाई अगस्त सितंबर के लिए मंथली करंट अफेयर्स की बुक को फॉलो करना है, क्योंकि आपको 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये पेपर जुलाई अगस्त सितंबर में ही बनेगा, तो इस समय करंट अफेयर्स आने की संभावना ज़्यादा रहती है। 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग्स के मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, आपको किसी भी कोचिंग का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान का आपको क्रक्स ले आना, उसको फॉलो करना है। या फिर आपको यूट्यूब पे गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो हैं, अभी वो वीडियो बना रहे हैं, आप उन वीडियो को फॉलो करें। इससे आपको 15 क्वेश्चन लगभग इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी में आप सिखवाल पब्लिकेशन की किताब या फिर हरिमोहन सक्सेना की किताब के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आप सिलेबस देख के यहाँ से पढ़ें, सिखवाल को फॉलो करें, हरिमोहन सक्सेना के कुछ ही टॉपिक जो आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, जिसमें वेटेज ज़्यादा है, तो वो आप यहाँ से फॉलो करें। बाकी सिखवाल पब्लिकेशन की किताब से करें। लेकिन आप दिशा पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है ज्योग्राफी का, जिसे शायद मैंने तब बताया नहीं, उस ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक को फॉलो करके जो क्वेश्चन आपके जो टॉपिक सिलेबस में है, उनसे जो क्वेश्चन आरपीएससी ने या नेशनल बोर्ड ने पूछे हैं, उनका सॉल्यूशन आप पढ़ें, उससे भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ 20 सवाल लगभग यहाँ से आ जाते हैं। 20 नंबर के नहीं, 20 सवाल यहाँ से आ जाते हैं। एक सवाल 1.33 नंबर का होता है, आप जानते ही हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना तो कितने मार्क्स हो जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के 20 सवाल आपको लगभग सिखवाल और राजस्थान बोर्ड की किताबों को पढ़ के और दिशा पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को फॉलो करके आपको लगभग यहाँ से 80 से 85% सवाल आप करने की स्थिति में होंगे। कई बार उससे ये परसेंटेज से ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी, आपको राहुल चौधरी की राजस्थान पॉलिटी की किताब आती है, राजस्थान की राजव्यवस्था, उससे आपको राजस्थान की पॉलिटी करनी है। उसके अलावा जो प्रमुख वेबसाइट हैं उनको फॉलो करना है। उसके अलावा इंडिया की हिस्ट्री, जिसमें एनिशेंट, मेडिएवल और मॉडर्न, और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके लिए आप लूसेंट जीके को फॉलो करें। और इंडिया की इकोनॉमी के लिए समसामयिक घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें जो सिलेबस दे रखा है, उन टॉपिक को वहाँ से करें, वहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन, उनका कॉन्सेप्ट वहाँ से उसको देख लें। उसके अलावा साइंस के लिए आप लूसेंट साइंस को फॉलो करें इसमें। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए आप कोई भी कोचिंग के नोट्स या इंटरनेट वेबसाइट्स का प्रयोग करें। तो ये आप 50 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। इन 50 दिन में इन चीज़ों को आप रोज़ लगभग 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर कंप्लीट करें, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप लगभग जो कट ऑफ है लगभग 85 से 95 या फिर 100 मार्क्स तक आप आराम से कर सकते हैं। तो आप इसको आराम से प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।